नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कोरोना महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूरों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है, जिससे हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां समय से पहले आपको पहुंचा पाएं। किसान भाइयों बहनों, अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देने वाले हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल महिला उद्यमी निधि कटारे से। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 की। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भूमिगत जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिक ऐसी पद्धतियां इजाद कर रहे हैं जिससे कि कम पानी में भी आप ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हासिल कर पाएं। आज आपको जानकारी देने वाले हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में, जिसको हमारे कई किसान अपना रहे हैं और अच्छी फसल का उत्पादन भी जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से आधे से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यानी यहाँ की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर हैं। दूसरी ओर भूमिगत जल लगातार कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो नलकूप वाले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई भूमिगत जल की बचत की सबसे बेहतरीन विधि है। सिंचाई का ये तरीका नलकूप की सुविधा वाले इलाकों के लिए है। सूक्ष्म सिंचाई 2 तरह की है: बूंद बूंद यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति। टपक सिंचाई खास तौर से ऐसी फसलों के लिए है जिनमें पौधों के बीच कुछ फासला हो। मिसाल के तौर पर फलों के बागों में, फूलों के खेतों में और सब्जियों की फसलों में ये बहुत कारगर है। इसमें पाइपों का जाल बिछा होता है और इन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से पानी बूंद बूंद टपक कर सीधे पौधों की जड़ों में चला जाता है। यहाँ तक कि उर्वरक भी सिंचाई के पानी में मिलाकर आसानी से दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि पानी की बचत के साथ साथ उर्वरकों की बचत में भी मददगार है। पौधों की जड़ों के अलावा खेतों का बाकी हिस्सा सूखा ही रहता है, इसलिए इस विधि में खरपतवार की समस्या कम आती है। इसके अलावा इस विधि से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती हैं। फव्वारा विधि में पानी बारिश की तरह फसलों के ऊपर से बरसाया जाता है। इसके लिए खेत में उचित दूरी पर पाइप लगाए जाते हैं और फिर प्रेशर वाले नोजल की मदद से पानी फुहार के रूप में बरसाया जाता है। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बहुत कारगर साबित हुई है। विशेष रूप से सूखाग्रस्त, बलुई मिट्टी या फिर ऊंची नीची जमीन के लिए इस विधि से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। स्प्रिंकलर को खेत में एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। स्प्रिंकलर से कीटनाशकों का भी छिड़काव आसानी से हो जाता है और घुलनशील उर्वरक भी दे दिए जाते हैं। इस विधि में पानी का 80 से 90% हिस्सा पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि पारंपरिक विधि में ज्यादा पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और पौधे बहुत कम हिस्सा ग्रहण कर पाते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन के तहत सरकार सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित कर रही है। 2015 से लेकर अब तक करीब 53 लाख हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को अटल भूजल योजना, नमामि गंगे जिले, पीएम कुसुम और वाटरशेड डेवलपमेंट के माध्यम से जल संवर्धन संरचनाओं के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4,84,000 सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने नाबार्ड के तहत 2019-20 में 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया था। कोष की संचालन समिति इसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए के ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं आलू फसल की देखभाल के बारे में। आलू की फसल की अच्छी पैदावार एवं कंदों के उपयुक्त विकास के लिए पर्याप्त हवा, नमी और उपयुक्त तापमान का मिलना आवश्यक है। समय से बोई गई फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य इस माह तक कर लेना चाहिए। यदि पौधों की ऊंचाई 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको फसल में मिट्टी चढ़ाने की उपयुक्त अवस्था मान लेना चाहिए। सामान्यतः यह अवस्था मैदानी क्षेत्रों में 30 से 35 दिन बाद और पहाड़ी क्षेत्रों में 40 से 45 दिन बाद आ जाती है। मिट्टी चढ़ाने के लिए खुरपी, फावड़े, मिट्टी पलट हल अथवा रीजर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को 15 दिन बाद दोहरा लें। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन भी करते रहें। रोगों एवं कीड़ों मकोड़ों पर भी नजर बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार इनका नियंत्रण भी करें। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक मशरूम बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है और हमारे किसान भाइयों बहनों का रुझान भी इसके उत्पादन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बड़े बाजारों में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे किसान भाई बहन अब मशरूम उत्पादन करने लगे हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी आज के समय में हासिल कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सफल महिला उद्यमी निधि कटारे से, जो करती हैं मशरूम उत्पादन और समाज में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। निधि कटारे ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली एक सफल महिला उद्यमी हैं। वर्तमान में वे अन्य किसानों को मशरूम की खेती के बारे में मार्गदर्शन दे रही हैं। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर द्वारा आयोजित मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। उद्यम में सफलता हासिल करने के लिए इन्होंने मशरूम की खेती पर वैज्ञानिक तकनीकों को भी जाना और समझा है। वर्ष 2015 में इन्होंने मशरूम उत्पादन करना शुरू किया था। इन्होंने ग्वालियर में 500 वर्ग फुट क्षेत्र में एक छोटी स्पान उत्पादन इकाई की स्थापना की थी। वर्तमान में इनके पास मध्य प्रदेश में ही 75 किसान नियमित ग्राहक के रूप में हैं। साथ ही अन्य प्रदेशों जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा से भी इनके उत्पादों के ग्राहक हैं। उनकी नेचुरल बायो इम्पैक्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पंजीकृत कंपनी है, जिसमें वे सालाना 9000 स्पान का उत्पादन करती हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 110 किसानों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। सफल कृषि उद्यमी के रूप में निधि कटारे को विभिन्न संगठन ने व्याख्यान के रूप में आमंत्रित भी किया है। इनकी सफलता की कहानी और इनकी जीवनी कई समाचार पत्रों और चैनलों पर प्रसारित की जा चुकी है, जिससे कि अन्य किसानों को मदद और नई राह मिल सके। पहले मैं कॉलेज में जॉब करती थी, लेकिन मुझे लगा कि जॉब करते करते अपना भी कुछ काम होना चाहिए और मेरा थोड़ा सा रुझान, चूँकि मैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मशरूम की खेती की तरफ ज़्यादा था। तो मशरूम की खेती कैसे करते हैं, मैंने सबसे पहले जब लिटरेचर में पढ़ा तो वहाँ पे बटन मशरूम के बारे में भी पढ़ा था और ऑयस्टर के बारे में पढ़ा था। चूँकि बटन मशरूम को करने के लिए पूरा एसी का सेटअप चाहिए होता है, इसलिए, और वो इकोनॉमिक भी नहीं होता है। मैं ऐसा कुछ सेटअप करना चाह रही थी जो कम से कम समय में, कम से कम पैसों में जो ज़्यादा अर्निंग दे सकता हो। इसके लिए मैंने फिर ऑयस्टर मशरूम को चूज़ किया, क्योंकि इसको करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम लागत में हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। वर्ष 2018 में इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर द्वारा महिला किसान दिवस पर सम्मानित किया गया है। साथ ही RVSKVV ग्वालियर और उद्यान एवं खाद्य निदेशालय प्रसंस्करण भोपाल द्वारा विभिन्न प्रकार के मशरूम उत्पादन के लिए भी पुरस्कृत किया जा चुका है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए
सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। और सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरान रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक निलया कन छटपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कुपोषण और भूखमरी से इस वक्त हमारी पूरी दुनिया परेशान है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पोषक तत्व हमारे थाली से दूर होते जा रहे हैं। पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश में कई तरह के पोषक अनाज पाए जाते हैं। प्रोटीन, रेशा, विटामिन और खनिज से भरपूर होने की वजह से ही इन्हें पोषक अनाज कहा जाने लगा है। पोषक अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदो, सामा, सांवा, लघु धान्य या कुटकी, कांगनी और चीना का नाम भी लिया जा सकता है। लेकिन लोगों के बीच ज्वार, बाजरा, रागी और जौ ज्यादा मशहूर है। 100 ग्राम बाजरे में करीब 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है, जो हमारी आंखों की हिफाजत करता है। ज्वार का औद्योगिक उपयोग दूसरे मोटे अनाजों की तुलना में ज्यादा है। इसका इस्तेमाल डबल रोटी उद्योग और गेहूं ज्वार संयोजन में किया जाता है। व्यापारिक रूप से शिशु आहार बनाने वाले उद्योग ज्वार चवली और ज्वार सोयाबीन को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम ज्वार में 10.4 ग्राम प्रोटीन, 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्राम रेशा और दूसरे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। रागी को भारतीय मूल का पौधा माना जाता है। ये उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज है। 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम है। दूसरे किसी भी अनाज में इतना कैल्शियम नहीं पाया जाता। रागी में लौह तत्व की मात्रा 3.9 मिलीग्राम है,
जो बाजरे को छोड़कर बाकी सभी अनाजों में सबसे ज्यादा है। डायबिटीज के मरीजों को रागी खाने की सलाह दी जाती है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल खिचड़ी में होता है। खिचड़ी में होता है। एक जमाना था जब हम भारतीय बड़े पैमाने पर मोटे अनाज का सेवन किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हमारी थाली से गायब होता गया। बल्कि गेहूं स्टेटस सिंबल बन गया और मोटे अनाज की रोटी गरीबों का भोजन माने जाने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही मोटे अनाज को लेकर धारणा बदल रही है। शहरी इलाकों में स्वास्थ्य प्रति सजग लोग खालिस गेहूं के बजाय मिश्रित आटा इस्तेमाल करने लगे हैं। मिश्रित आटे में कई तरह के मोटे अनाज मिले होते हैं। भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यही वजह है कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का प्रोत्साहन करने में लगा है। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हमारे देश में अभी से 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और समय समय पर मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मिलेट्स यानी मोटे अनाज को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है और इनके कई किसान उत्पादक संगठन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी मूल्य श्रृंखला तैयार की है। कोशिशों का असर हो रहा है। खासतौर से पैदावार के क्षेत्र में 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन रही थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219 लाख 80 हजार अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247 लाख 30 हजार डॉलर हो गया है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की मोबाइल ऐप्स लॉन्च की जा रही हैं, जिससे आसानी से आप अपने मोबाइल में ही कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किसान सभा मोबाइल ऐप के बारे में। कोरोना महामारी के दौर में हमारे किसान भाई बहनों ने खेती किसानी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में भी भारतीय किसानों ने फसलों की बुआई से लेकर फसल प्रबंधन, फसल कटाई और उपज की बिक्री तक की सेवाएं घर बैठे हासिल की है। खेती किसानी में इस उम्दा बदलाव का श्रेय सरकार द्वारा जारी डिजिटलाइजेशन की नीति और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। डिजिटलाइजेशन की इसी कड़ी में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभा ऐप विकसित और लॉन्च किया। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी नजदीकी मंडी से कृषि जिन्सों के भाव का पता कर सकते हैं और मंडी भाव की जानकारी के बाद मालवाहक वाहन की सस्ते दर पर बुकिंग करके अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्रों की बिक्री करने वाली कंपनियां भी बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप से सीधे किसानों को जरूरी सामान सस्ती दरों पर बेच सकती है। इतना ही नहीं, किसान सभा ऐप की मदद से किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोर या गोदामों में सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। आसान शब्दों में किसान सभा ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरक खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों समेत अन्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत सरकार ने 6 प्रकार के पंजीकरण का ऑप्शन प्रदान किए हैं।
जिसमें किसान पंजीकरण, मंडी डीलर पंजीकरण, मालवाहक वाहन पंजीकरण, सेवा प्रदाता पंजीकरण, मंडी बोर्ड मेंबर पंजीकरण, उपभोक्ता पंजीकरण की सेवा प्रदान की गई है। पंजीकरण के लिए किसान सभा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर बैठे कृषि जगत से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। सफर का ये पड़ाव जरूर आखिरी है, पर थोड़े लम्हों का एहसास अब भी बाकी है। हर पहलू में कई रंग मिले जीवन के, पर थोड़े रंगों में रंगना अब भी बाकी है। कई अद्भुत मंजर देखे, कई नई बातें जानी, पर थोड़ी जिंदगी की मुस्कान इस वक्त की सुराही में अब भी बाकी है। भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नजर आता है। मीलों चलकर अब मंजिल के करीब हूं मैं, पर गंगा से विदा लेना अब भी बाकी है। इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे आपके अपने दूरदर्शन नेशनल पर। को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गांव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।